राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक जिन्न की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विशाल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माता पिता अधेड़ अवस्था में थे। पिता को लकवा की बीमारी थी जो हर समय चारपाई पर रहता था। विशाल बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़का था। आज तक उसने किसी भी औरत से या किसी भी हम उम्र लड़की से आंख उठाकर बात नहीं की थी। जो कोई उससे कुछ पूछता भी तो वह सिर को नीचे किए हुए ही जवाब देता था और आगे बढ़ जाता था। हर कोई गांव का आदमी उसे बहुत सीधा साधा और भोला भाला कहता था, पर उसके हम उम्र के जो लड़के थे वे उसके साथ मजाक करते और उसे पागल पागल कहते रहते थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। अपने काम से काम रखने वाले विशाल की माँ अब बूढ़ी होने लगी थी और पिता भी लकवे का शिकार था। विशाल के पास लगभग 3 बीघा जमीन थी। पिता और बेटे का उसी से जीवन यापन का वही एक जरिया था। उसी की फसल से विशाल अपने परिवार का गुजारा करता था। आज विशाल बहुत दुखी हो गया क्योंकि विशाल अपने परिवार में लगने वाले चाचा से ट्रैक्टर मांगने के लिए गया ताकि वह अपना ट्रैक्टर दे दे, जिससे वह अपने खेत को जोतकर उसमें कुछ फसल बो दे। लेकिन उसका जो रिश्ते का चाचा था उसने ट्रैक्टर से खेत जोतने को मना कर दिया। जब उसने कहा कि जब उसका काम हो जाएगा तब देखेंगे। फिर विशाल बेचारा बड़ा गुमसुम और उदास वहां से चल दिया। अब उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि अपनी बेबसी पर क्या करे। तभी उसने अपना फावड़ा उठाया और अपने खेत को जोतने लगा कि फावड़े से ही सही थोड़ी मेहनत करूंगा। लेकिन पास ही एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही उसने फावड़ा चलाया, उसकी पहली चोट से एक शीशी फूटी और एक विशाल काय जिन उसके अंदर से हंसता हुआ प्रकट हुआ। विकास थर थर कांपता हुआ वहां से भाग लिया और देखा कि उसके तो पैरों तले जमीन ही उसी के साथ खिसक गई। विकास जहां का तहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। विकास ने बड़ी नम्रता से बोला, तूने जो जिन था वह विकास से कहने लगा, तूने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं आज से तेरा गुलाम हूँ। तू मुझसे जो भी कहेगा मैं वही करूँगा। बता मैं क्या करूँ? विकास हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो और यहाँ से तुम चले जाओ। देखो, जिन ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, पर अगर तू कहता है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पर याद रखना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे ये श्राप मिला हुआ है। इसलिए ये बात मेरी मान लो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। विकास बोला कि ठीक है, अब तो मेरी बात मान लो, तुम यहाँ से जाओ। और वह जिन वहाँ से गायब हो गया। विकास खेत से भागता हुआ अपने घर आ गया, पर उसने अपनी माँ को यह बात नहीं बताई कि अगर माँ को बता दिया तो माँ भी घबरा जाएगी। रात में जैसे ही उसकी माँ ने कहा, विशाल भूख लगी है, रोटी खा ले, लेकिन उसने बोल दिया कि माँ आज मुझे भूख नहीं है। बेचारे को भूख कहाँ से लगती है। आज उसने जिन जो देख लिया था वह भी एक विशाल का है जिन। रात में विशाल सोने की तैयारी कर रहा था कि फिर वही जिन एक छोटे से रूप में उसके सामने आ गया और बोला, क्या खाओगे? मैं तुम्हें वही लाकर दूंगा। जिन से विशाल ने कहा, तुम फिर आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। जिन कहने लगा, बोलो भी, जो भी चाहिए मैं वही देता हूँ, तुम्हें भूख लगी है? तो विशाल ने झल्ला कर कहा, अच्छा तो मुझे लड्डू और खीर खानी है। विशाल भी बोल पड़ा, देखता हूँ कैसे लेकर देता है। कम से कम यहाँ से जान लेने के लिए तो चला ही जाएगा, जिससे कम से कम मैं चैन से तो रहूँगा। जिन ने तो वहीं हवा में अपना हाथ घुमाया और लड्डू और खीर हाजिर हो गए। शुद्ध घी के लड्डू और खीर। विशाल बड़े आश्चर्य में सोच ही रहा था। फिर उसने खीर खाई, लड्डुओं का आनंद भी लिया। फिर जिन से बातें करने की इच्छा भी उसके अंदर प्रकट होने लगी। तुम मुझे ही क्यों मिले हो?
तब जिन ने कहा, मुझे जिसने कैद किया है उसने मुझे यही बताया कि जिसने किसी लड़की, औरत और को कभी भी गंदी नज़र से नहीं देखा हो, जिसने कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया हो, जो शुद्ध शाकाहारी हो और अपने बाप की इकलौती संतान हो, मैं उसी के हाथ से बाहर निकल सकता हूँ। और तुम में विशाल वो सारी खूबियाँ हैं, इसलिए मैं अब जब तुमने वहाँ पर फावड़े से खोदना शुरू किया तो वह शीशी टूट गई और मैं ऊपर आ गया और बाहर निकल गया। अच्छा, तो तुम्हें किसने कैद किया था? विशाल ने कहा। तो जिन कहने लगा, मैं 1200 साल पुराना जिन हूँ, मुझे राजा तेजाजी ने कैद कराया था। मैं राजा जी के पिताजी की दौलत का चौकीदार था। मैं चौकीदार कैसे हुआ यह सुनो। महाराज तेजाजी के पिता के पास बेशुमार दौलत थी और वे गुप्त थी, उसका किसी को भी पता नहीं था। उस दौलत को वो ही जानते थे और उनका सेनापति, जिसे उन पर पूरा भरोसा था। उस दौलत को कोई लूट ना ले और वो वक्त पड़ने पर काम आए, इसलिए सेनापति के द्वारा उन्होंने उस दौलत की रक्षा के लिए एक बहुत ही माने हुए पीर को बुलवाया और उस पीर ने अपनी विद्या से मुझे सिद्ध किया, मुझे जिन लोक से बुलाया, मुझे उसने उस दौलत का चौकीदार बना दिया। मेरी भी कुछ शर्तें थी। उसका चौकीदार बनने में उन शर्तों का जिक्र मैं बाद में करूँगा। फिर मैंने उनकी दौलत की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली और मेरे द्वारा ही उस दौलत तक पहुँचने का रास्ता बनाया गया। समय गुजरता ही रहा और वे बुजुर्ग हो गए। उन्होंने ये बेशुमार दौलत वाली बात अपने बेटे को बताई और बताना उचित भी समझा। एक दिन समय रहते हुए तेजाजी के पिताजी ने सेनापति को बुलवाया और समझाकर कि मुझे वो दौलत दिखाने के लिए कहा। वे मना नहीं कर पाए और बात ना टालते हुए तेजाजी एक सेनानिवृत्त सेनापति के साथ मेरे पास उस दौलत को देखने आए। वो सेनापति भी बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए वे सेनापति पद से सेनानिवृत्त हो चुके थे। उनके बेटे को नया सेनापति बनाया जा चुका था और तेजाजी राजा जो थे उन्हें भी राजा बना दिया, जो राजा जी के पुत्र थे। उस दौलत तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन था। एक पहाड़ी से होता हुआ वह रास्ता गुफा तक, और उस गुफा के अंदर भी कई गुफाएं और भूल भुलैया थी। नक्शा भी काफी अजीब था उस तक पहुंचने का। और अंत में मुख्य द्वार पर जिन, जो कि मैं था, केवल सेनापति और तेजाजी के पिता ही मुझे बुला सकते थे। मैं उनकी ही आज्ञा का पालन कर सकता था। इसलिए सेनापति ने मुझे आवाज़ दी कि जिन, दरवाज़ा खोल दो। मैंने कहा जो आज्ञा, और दरवाज़ा खोल दिया। मैं किसी को नहीं दिखता था और अदृश्य ही रहता था। मैंने दरवाज़ा खोला और तेजाजी ने अपनी सेनानिवृत्त सेनापति के साथ वो बेशुमार दौलत देखी, जिसे देखकर अच्छों की नीयत डोल जाती है। बेशकीमती हीरे जवाहरात, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सोने के आभूषणों के बड़े बड़े हौद भरे हुए थे। मैं भी उस बेशुमार दौलत को देख रहा था, जिसे देखकर राजा तेजाजी जो गस्त खाकर गिर गए और वो बेहोश हो गए। पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया गया। फिर बुजुर्ग सेनापति ने मुझे आज्ञा दी कि अब मैं तुम्हें सेनापति के साथ तेजाजी के आदेश का भी पालन करना होगा। मैंने आदेश मान लिया और फिर वे समय रहते ही उस गुफा से बाहर निकल गए। तेजाजी अब अपने महल जा रहे थे तो रास्ते में ही बुजुर्ग सेनापति की मृत्यु हो गई। हालांकि सेनापति ने उन्हें सब बता दिया था कि किस प्रकार उस भूल भुलैया से निकला जाएगा, पर तेजाजी निकल नहीं पाए और लगभग एक दिन भटकने के बाद तेजाजी मुख्य गुफा तक आ गए। वे काफ़ी थक चुके थे और प्यास के मारे बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने चिपकती हुई जबान से मुझे आदेश दिया, यह जानने के लिए कि वो हकीकत में मुख्य द्वार पर हैं। जिन, खोल दो दरवाज़ा। मैंने दरवाज़ा खोला और मुझे
उन्होंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार वे रास्ता भटक गए। ने राजा से कहा, तनिक भी चिंतित ना होइए, मैं इसी क्षण आपको महल पहुंचा देता हूं। और मैंने उसी क्षण उन्हें महल पहुंचा दिया। महाराज ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। उन्हें बहुत दुख हुआ कि अपने सेनापति को मतलब मृत्यु का उनका हो गई है, तो वे उन्हें याद करने लगे। सेनापति के दाह संस्कार के बाद तेजाजी के पिताजी का भी जो स्वर्गवास हो गया। उनके पिताजी जिस राज्य में उनकी शादी का संबंध जोड़ गए थे, तो तेजाजी की शादी वहीं पर हुई। उन्हें बहुत ही सुंदर और बहादुर पत्नी मिली थी। वे जीवन का आनंद ले रहे थे। राजा रानी बहुत खुश थे। और बात बात में एक दिन दोनों में, राजा और रानी में बहस शुरू हो गई। नए जोड़े कहाँ एक दूसरे से दबते हैं। एक और तेजाजी और दूसरी ओर नई रानी। बहस का मुद्दा था, दौलत महारानी ने कहा कि हमारे पिताजी के पास बहुत दौलत है। इस पर तेजाजी ने कहा कि उनके पास ज्यादा दौलत है। दोनों पति पत्नी बहस कर रहे थे तो जल्दी ही जो शांत नहीं हुई। आखिर महारानी ने भी कह दिया, अगर दौलत है तो दिखाओ। राजकुमार तेजाजी भी काफी जोश में आ गए और कहा कि चलो घूमने चलते हैं। और एक बग्गी लेकर और फिर घोड़े पर सवार होकर वे रानी को बेशुमार दौलत दिखाने के लिए चल दिए। चूंकि बात अपनी रानी के सामने की थी, इसलिए बहुत ध्यान से चलने लगे। और क्योंकि अगर वो दौलत नहीं दिखाएंगे तो अपनी पत्नी के सामने उन्हें बेइज्जत होना पड़ता, क्योंकि पत्नी के अपने मायके की ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि आपके यहाँ से ज़्यादा मेरे मायके में दौलत है। इसलिए महारानी ने भी जो उसी दिशा की तरफ चल दिए। और महारानी ने काफ़ी क्षमा याचना की कि मुझे नहीं देखनी आपकी दौलत, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए, आप यहाँ बियाबान में मुझे लेकर आ गए हैं, मुझे डर लग रहा है, आप महल वापस चलिए। पर नई दुल्हन के सामने राजा तेजाजी कहाँ मानने वाले थे। और आखिर मुख्य द्वार पर उन्होंने जिन को आदेश दिया, जिन दरवाजा खोल दो। मैंने जो आज्ञा कहकर दरवाजा खोला और रानी वो दौलत देखती ही रह गई। दोनों कान पकड़कर वह राजा से माफ़ी मांगने लगी और एक बेशकीमती हार अपने साथ लेकर वापस महल लौट आई। मैंने दोनों को ही तत्काल महल पहुंचा दिया था। कुछ सालों बाद महाराज पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और उन दोनों में युद्ध हुआ। लगभग 9 दिन तक युद्ध के बाद जो राजा तेजाजी युद्ध हार गए, उन्हें अपने राज्य को छोड़कर रानी के साथ भागना पड़ा। वे अकेले ही दोनों एक घोड़े पर सवार होकर भागे जा रहे थे। विशाल ने जब यह सुना कि युद्ध के बाद वे दोनों अकेले ही भागे तो विकास से रहा नहीं गया। विशाल ने जो जिन से पूरी बात पूछी, जिन ने अपने मित्र को कहा कि हुक्म को पूरी बात बताना शुरू की कि आपका जो हुक्म है तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। युद्ध के बाद राजा तेजाजी को बंदी बना लिया गया और उनके सेनापति का कोई पता नहीं लगा। राजा जी को जेल में डाल दिया गया। उन्हें हराने वाले राजा ने नवविवाहिता रानी का बहुत ही अपमान किया और उन्हें अपनी रानी बनने के लिए भी कहा। राजा तेजाजी की पत्नी, जिनका नाम रानी जयंती था, उन्होंने अपने राजा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए और एक दिन उन्होंने एक फैसला किया और शत्रु राजा से यह कहा कि मुझे अपने पति से मिलने की अनुमति एकांत में चाहिए और मैं उनसे स्वयं आदेश ले लूँगी कि मैं आपकी रानी बन जाऊं और जो मेरे पति कहेंगे, जो उनका निर्णय होगा, वही मैं करूँगी। जो शत्रु राजा था उसने सोच लिया कि मैं इसे एकांत में मिलने देता हूँ। अगर मुझे यह पति रूप में स्वीकार कर लेगी तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो देखा जाएगा। इन्हें या तो जेल में डाल दूंगा या इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। फिर दूसरे दिन उन्हें उनके ही कमरे में मिलने दिया गया जहाँ राजा कैद थे। रानी जयंती अपने राजा के गले लगकर बहुत रोई
उन्होंने जैसे ही अपने आप को मारने के लिए खंजर निकाला ही था कि राजा जी ने रानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि रानी, ये तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है ये कमरा एक गुप्त दरवाजे से जुड़ा हुआ है जो सीधा इस राज्य के बाहर निकलता है। हमारी किस्मत अच्छी है, जल्दी करो, क्योंकि यहाँ रहकर हमने पूरी छानबीन कर ली है और गुप्त दरवाजे का पता कर लिया था, इसलिए हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर राजा तेजाजी ने एक पुरानी तस्वीर जो उस कमरे में लगी हुई थी एक छोटी सी चाबी से उसे घुमाया। घूमते ही पूरी तस्वीर जो एक दरवाजे में बदल गई। दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए और फिर वे दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब शत्रु राजा के सैनिक वहां आए और दोनों उनको नहीं मिले तो सभी जगह ढूंढते रहे, पर वे दोनों ही उस गुफा से बाहर निकल गए। जब दोनों अकेले चले जा रहे थे तभी रानी के मन में विचार आया, क्यों ना हम अपना वो खजाना उपयोग में लाएं जिसे उनके पिताजी मुसीबत के लिए बचा कर रख कर गए थे। फिर क्या था, दोनों खजाना ढूंढने निकल गए। रानी जयंती और राजा तेजाजी को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो चुके थे और लगभग भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वे नक्शा भी भूल चुके थे। जेल में रहने से उनकी हालत भी खराब हो गई थी और उन्हें उल्टियां भी होने लगी थी। राजा की तबीयत बिगड़ती ही गई। रानी जयंती को पश्चाताप होने लगा। वे सोच रही थी कि इससे अच्छा तो वो अपने राजा को लेकर कहीं दूसरे राज्य में चली जाती या अपने मायके ही चली जाती तो लेकिन ये उन्होंने क्या कर डाला जो उन्हें खजाना लेने के लिए आ गई। रोती बिलखती रानी अपने आप को धीरज देने लगी कि मैं अपने पति को मायके ले जाती और उनका स्वस्थ होने तक इंतजार करती, उसके बाद ही हम धन लेने के लिए आते। लेकिन वे गुफा का मुख्य द्वार खोजने में लगी हुई थी। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उस भूल भुलैया से लौटना भी मुश्किल था। फिर कुछ प्रयत्न के बाद ही आखिर उन्होंने मुख्य दरवाजे को खोज ही निकाला। दरवाजे पर पहुंचकर रानी ने मुझे आदेश दिया, खोल दो जिन दरवाजा, पर मुझे किसी और के लिए दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। इसलिए फिर रानी ने कहा, मैं रानी जयंती हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे राजा तेजा जी की तबीयत खराब है, हमारी मदद करो। पर मैं मदद नहीं कर सका क्योंकि यह आदेश मेरे मालिक का नहीं था। रानी बहुत निराश हुई और वह जल्दी से अपने राजा तेजा जी को लेने पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों ही घोड़े पर सवार होकर मुख्य द्वार पर आ गए और फिर तेजा जी ने कांपती आवाज में मुझसे कहा कि जिन खोल दो दरवाजा और मुझे स्वस्थ करो। उनकी आवाज से मैं समझ गया कि मुझे आज्ञा मिली है और मैंने वो दरवाजा खोल दिया। राजा जी को विश्वास्थ्य लाभ दिया और वे एकदम से सही हो गए। दोनों ही मुख्य द्वार के अंदर आ गए थे। जे देखते ही देखते कि जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर कोई खजाना नहीं था, बस खाली तांबे के जो हौद थी वो शेष थी और वहाँ पर कुछ नहीं था। सब बक्से वगैरह सब खाली थे। यह खजाना कहाँ गायब हो गया? या फिर राजा तेजा जी का दिमाग घूमा। उन्होंने पूरा बकाया याद किया कि एक एक क्षण शुरू से उन्होंने याद किया क्या क्या हुआ था। रानी ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों बस खड़े के खड़े रह गए, जैसे कि दोनों सुन्न हो गए हों कि सारा खजाना कौन ले गया। आखिर जिनको सिर्फ सेनापति और राजा के आदेश का पालन करने के लिए बोला गया था। ओ, राजा समझ गए तो यह सब उनके सेनापति ने किया है। क्या पूरी बात जानने के लिए दोनों जो जिन के पास गए और जिनको आदेश दिया कि सारी बात उन्हें बताए, तो जिन ने बताया राजा तेजाजी और रानी जयंती दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जिन ने बताया पहली बार कई बरस बीत गए पर आज तक किसी नए शादीशुदा जोड़े को एक दूसरे की तरफ देखते हुए मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। रानी की आंखों में आंसू थे और वे आंसू आंखों में ही भरे रह गए, बाहर तक नहीं छलछलाए। उनकी आंखों में मैंने पढ़ा कि वे अपने आप को इस तरह से कोस रही थी कि वे जमीन पर ही बैठ गई। मेरी
शादी राजा जी के साथ हुई थी और फिर आक्रमण में राजा जी हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। सब कुछ उनका चला गया। आज जो दौलत भी थी वह भी उनके पास नहीं है। इस प्रकार उनका मन और उनका हृदय रो रहा था। रानी बहुत विलाप कर रही थी। राजा जी रानी के पास ही बैठ गए और रानी को दिलासा देने लगे। राजा जी अपनी रानी से कहने लगे, रानी शांत हो जाओ, जो होना था वह होकर ही रहता है। मुझे तनिक भी दुख नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई और खजाना नहीं चाहिए, कोई भी दौलत मुझे नहीं चाहिए। मेरा खजाना तो रानी तुम ही हो। तुम मेरे साथ हमेशा ही रहना। बस इस प्रकार राजा जी ने प्रेम भरी बातों से रानी जयंती से बातें करने लगे और रानी जयंती उनके प्रेम को देखकर उनसे चिपट कर रोने लगी। उनका रोना बहुत ही करुणामयी था। मैं भी उस करुण रुदन को देखकर दुखी हुआ। राजा को जो ऐश्वर्य था वह जा चुका था, पर आज वे इस बात से खुश थे कि एक सच्चा जीवन साथी उनके साथ है और वो उन सभी ऐश्वर्यों से फीका था जो राजा को प्राप्त थे। कई सुंदर सुंदर लड़कियां जो उनकी सेवा में लगी रहती थीं, स्वादिष्ट व्यंजन, धन दौलत, आज रानी के पास बेचारी के कुछ नहीं था। राजा तेजाजी ने कहा, निछावर करने के लिए तो मैंने तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब कोई एक सच्चा आपसे प्रेम करने वाला आपके साथ हो तो जीवन हताश नहीं हो पाता। अकेले और हताश मन की उम्मीद है बस एक सच्चा प्यार। अगर आप मेरा साथ दोगी तो मैं फिर से अपने नए राज्य का निर्माण कर लूँगा। लेकिन इस समय मेरे पास रानी जी आपको कुछ भी सुख सुविधा देने के मैं लायक नहीं हूँ। जिन उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया तो विकास ने भी उसकी भावुकता देखकर उसका मन किसी और दिशा में ले जाने के लिए सोचा। जिन ने इस प्रकार कहा, मित्र मुझे एक बात बताओ। जो विशाल था जिन से कहने लगा कि मुझे एक बात बताओ, राजा जी के पास घोड़ा कैसे आया? अब राजा जी और रानी जयंती उस गुप्त दरवाजे से निकले क्या जो सीधा पास के गांव में निकलता था? वहाँ राजा जी के पिताजी के जिन कहने लगा, विशाल वहाँ पर राजा जी के पिताजी के एक मित्र रहते थे। उन्हें देखकर वे बुजुर्ग बहुत रोए और रोते रोते कहने लगे, आज मुझे कितना दुख हो रहा है। जिसे मैंने सोने के पलंग पर सोते देखा, जिसकी शादी में स्वर्ण मुद्राएं बांटी गई, आज अपनी पत्नी के साथ इस महल में राजा जी उन्हें घूम रहे हैं। उनके पास आज कुछ नहीं है। उस बुजुर्ग ने राजा जी को दिलासा दिया और समय ना होने पर उनसे कहा कि जल्दी से घोड़ा लेकर यहाँ से निकलना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि शत्रु किसी भी क्षण अपने शत्रु के सैनिक उन्हें ढूंढने आ सकते हैं। और विदा हुए राजा उन पिता तुल्य बुजुर्ग सज्जन से उनका आशीर्वाद लिया। क्या करते रुक कर भी उनकी और उनकी पत्नी की जान को खतरा ही था। पिता तुल्य बुजुर्ग ने विदा हो रहे राजा को उनकी धर्मपत्नी रानी को अपने कमरे में ले जाकर बहुत प्यार किया और उनके सर पर हाथ फेरा और उन्हें कुछ धर्म पत्नी की जो उनकी बातें बताई कि बेटी, आज तू अपने राजा जी के साथ इन परिस्थितियों में है तो तेरी जीत जरूर होगी। तुम उस परमात्मा पर विश्वास रखना। रानी उन माँ तुल्य महिलाओं से लिपट लिपट कर रोने लगी। जीवन की आज उस परिस्थिति से वह गुजर रही थी। राजा तेजा जी अपनी पत्नी को अपनी पीठ के पीछे बिठाकर और उनसे साधारण से दिखने वाले कपड़े पहनकर वहाँ से निकल गए। दोनों ने ही अपना अपना भेष बदल लिया था, फिर भी जिनकी भावुकता खत्म नहीं हो पा रही थी। विशाल भी जिनकी कहानी सुनकर भावुक होने लगा। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया था। दोनों ही शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। दोनों बैठे बैठे एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक ही जिन का मन अशांत सा होने लगा और कहने लगा, अरे ये क्या सुबह का पहला पहर शुरू हो चुका है। जिन ने विशाल से कहा, मुझे अब जाना होगा, मेरा जाने का समय हो गया है।
मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, पर आज रात मिलकर यह कहानी मैं तुम्हें पूरी बताऊँगा। आखिर वो दौलत गई तो गई कहाँ, और आए तो आए क्या क्या हुआ। राजा आए तो विशाल को आज जिन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसका दिमाग राजा जी की कहानी सुनकर काफी खुल गया था। उसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी। बहुत सारे प्रश्न अधूरे रह गए थे। विकास ने जिन से विदा ली और सुबह हो चुकी थी। सुबह विशाल उठकर अपने खेत पर गया तो देखता है कि सारा खेत जुता हुआ है। ये कैसे हुआ? खेत अपने आप कैसे जुत गया? सभी लोग बड़े आश्चर्य में थे। विकास का खेत कैसे जुत गया? सब विकास के जो घर पर जब विकास आया तो घर पर तरह तरह के व्यंजन घर की रसोई में रखे हुए थे। माँ ने अपने विशाल से कहा, बेटा यह खाना कहाँ से आया है? तो विशाल ने कुछ जवाब नहीं दे सका और कहा, माँ से कहा कि माँ, कोई उस खाने को देकर गया है, आप उस खाने को खा लीजिए। सबने खाना खाया और इस प्रकार दिन गुजर गया। रात हुई तो विशाल के पास जिन आ चुका था और दोनों बातें करने लगे। कुछ बातें करने के बाद शुरू हुआ तेजा जी की कहानी का किस्सा। जिन ने कहा, जब राजा रानी बहुत परेशान हुए तो मैंने उन्हें बताया कि आपके सेनापति जो बुजुर्ग हो चुके थे और खजाने का पता जानते थे, वह एक दिन सोच रहे थे कि अगर कभी युद्ध हुआ और राजा जी युद्ध में शहीद हो गए तो भगवान ना करे यह खजाना किसी और के हाथों नहीं लगना चाहिए। इसलिए उस खजाने का पता किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बता दिया जाए, और यह जिम्मेदारी उन्होंने अपने लड़के को दे दी बिना राजा जी के आदेश लिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था जिसे वो खजाने का पता बता रहे हैं वो ही एक दिन खजाना लूट लेगा, और वो भी उनका अपना बेटा। सेनापति ने अपने बेटे को, होने वाले सेनापति को, खजाने का नक्शा बताया, और उस दिन जब आप खजाना देखने आए थे तो वह भी सेनापति का बेटा आपके पीछे ही सेनापति का बेटा भी छुप कर आ गया था, जिसे आप लोग नहीं देख रहे थे। मुझे आपके साथ आए हुए बुजुर्ग सेनापति ने आदेश दिया कि आज से सेनापति के आदेश के साथ साथ मुझे आपका भी आदेश मानना पड़ेगा। सेनापति दरवाजे के अंदर नहीं आते हुए बाहर से ही महल चले गए थे, और फिर सेनापति के खत्म होने के बाद मुझे आपका और नए सेनापति का आदेश मानना था। जब युद्ध का परिणाम आ चुका था तभी वे यहाँ पर आए और सारा धन ले गए। राजा तेजा जी ने जिन से पूछा, क्या अभी वो कहाँ है? तो जिन कहने लगा कि आपके सेनापति आपके शत्रु से मिल चुके हैं और उन्होंने वो सारा धन आपके शत्रु को देकर राज्य लेने का लालच जो उन्हें मिल गया है, वह भी सारा धन लेकर वापस जाना चाहता है। आखिर इतनी बेशुमार दौलत कौन नहीं ले जाना चाहेगा? राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने जो जिन से मदद मांगी, पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अगर आज़ाद करने का वादा करें तो मैं आपकी हर मदद हर जन्म में करने को तैयार हूँ। राजा तेजाजी ने कहा कि ठीक है, जैसे ही मेरा राज तिलक हो जाएगा आप आज़ाद हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? यहाँ एक इत्र है, एक शीशी में इत्र जिसकी खुशबू से मन चाहा काम कराया जा सकता है। इस इत्र की कई विशेषताएं हैं। इस इत्र का पता आपके पहले सेनापति को भी नहीं था, बस उसी की रक्षा मैं कर रहा हूँ। वो इत्र इधर ही है, और मैंने उन्हें वो जगह बताई जहाँ पर वह इत्र रखा हुआ था। मेरे आदेश पर राजा तेजाजी को और उनकी रानी को मैंने उनके ससुराल पहुँचा दिया। फिर एक बड़ी सेना लेकर राजा जी ने उस गद्दार सेनापति को और उस शत्रु पर आक्रमण कर दिया, शत्रु राजा पर, और मैंने जो उनकी मदद की और उनकी सेना ने भी शत्रु सेना से डटकर सामना किया। जैसे ही उनकी सेना हारती, उनके सैनिक मारे जाते, मैं जो राजा जी के जो सैनिक मर जाते उन्हें जिंदा कर देता। एक दिन का युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया। तो सेनापति को कुछ शंका हुई
और वो समझ गया कि कहीं ना कहीं इस युद्ध में जिन्न का हाथ है। और वह एक पीर बाबा को बुलाकर उस सेनापति ने मुझे एक शीशी में बंद करवा दिया। फिर वो मुझे हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता था, तो मुझसे कहा कि जिस दिन कोई इकलौता लड़का जिसके माँ बाप बूढ़े होंगे, जो ब्रह्मचारी होगा, शाकाहारी होगा, वही मुझे इस शीशी से मुक्त कराएगा। और तुम में वे सारी खूबियाँ थीं जो मुझे इस शीशी से बाहर निकाल सकती थी। मेरे कैद होने के बाद राजा तेजाजी ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और उन्होंने शत्रु को युद्ध में मार गिराया। सेनापति को आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया। उनका राज तिलक हुआ और रानी जयंती फिर से रानी बन गई। वे अच्छे राजा बने और उनकी किसी पीढ़ी को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सका। इस प्रकार जब कहानी खत्म हो गई तो जिन विशाल को जगे रहने की जिद करने लगा, पर विशाल अब सोना चाहता था। जिन उससे बात करना चाहता था। जिन ने जिद की, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मुझसे बात कर। एक रात जैसे तैसे निकाल ली विकास ने, पर रात में उसने शर्त रखी कि मेरे पिताजी को सही करो, उन्हें बीमारी से आज़ाद करो। कई और काम अब जिन ने विशाल के कहने से कर दिए। अच्छा खाना घर में सब अचानक होने लगा। अच्छा खाने आने लगा, घर के काम होने लगे। विशाल के पिताजी लकवे से सही हो गए तो सभी गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि इतना सब विशाल के घर कैसे हो रहा है। विशाल भी अब धीरे धीरे रात में जाग जाग कर परेशान होने लगा। कभी कभी वो विशाल को जिन रात में शमशान में ले जाया करता, कभी अंधेरे में घुमाता तो विशाल डर जाता, पर क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने एक तरकीब लगाई। विशाल ने सोचा क्यों ना जिन से मैं आज़ाद हो जाऊं। अब विशाल जिन की हरकतों से परेशान हो चुका था। कौन भला चाहेगा कि वो एक जिन के साथ मरघट में भटके, वो भी रात भर। जिन विशाल को सोने भी नहीं देता था और वह उसे वीरानों में घुमाता, बातें करता रहता और अपने तंत्र मंत्र के बारे में भी बताता रहता। पर आज विशाल ने जिन से कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ, तुम अपनी जगह वापस चले जाओ और जहाँ भी थे वहीं खुश रहो। जिन बड़े नरम हृदय से बोला, मित्र, यूं तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, पर उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ। मैं अपने आज़ाद होने का राज तुम्हें बता देता, पर मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर आज तो विशाल ने जैसे ठान लिया था। और विशाल गुस्से में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अगर मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम 10 दिन तक मुझे तुमसे नहीं मिलना है। जाओ, 10 दिन तक अपने लोक में घूम कर आओ। जिन उसके आदेश का पालन करके वहां से चला गया। विकास सुबह उठा तो उसने आईने पर किसी स्याही से लिखा देखा। जिन ने लिखा था, मित्र, मुझे माफ कर देना। तुम नहीं चाहोगे क्या कि तुम अपने भविष्य के बारे में जानो कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, पर मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूँ। मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पास उस समय मदद के लिए नहीं रहूंगा। विकास एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये बात तो उसने सोची ही नहीं। उस आईने पर लिखा था कि मैं वर्तमान और भविष्य दोनों देख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ दिनों बाद ही सभी गांव वाले तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हारे ऊपर किसी प्रेत का साया बताकर तुम्हारी बलि देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह पागल हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बचाने के लिए गांव वालों के सामने अपनी पगड़ी रख देंगे और सरपंच के सामने रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। फिर गांव के एक पंडित के कहने पर तुम्हारी शादी एक भैंस से करा दी जाएगी। सब गांव वाले तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारा परिवार यह गांव छोड़कर चला जाएगा। जिनकी लिखी बातें विशाल ने जब पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा मारे डर के सुन्न रह गया। कोई बात उसके मुंह से नहीं निकली कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। एक मित्र को मैंने जाने के लिए कह दिया
उससे तंग आकर मैंने ऐसा क्यों किया। अब वह अपने आप को ही धिक्कारने लगा कि अब वह मेरी मदद कैसे करेगा। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, कैसे उसे ढूंढूं। मेरे प्यारे मित्र जिन, तुम वापस आ जाओ। पर जो हो गया सो हो गया, अब क्या, जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। तीसरे ही दिन विकास से जलने वाले लोगों ने विशाल के खेतों और उसके घर की स्थिति अच्छी देखकर उस पर किसी तंत्र मंत्र का आरोप लगाया और किसी बुरी शक्ति से गांव को बचाने के लिए उसकी बलि देना उचित समझा। गांव में पंचायत बुलाई गई और विशाल को एक पेड़ से बांध दिया गया। उसे पेड़ से बंधा देखकर उसकी माँ के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह बेहोश हो गई। माँ के चेहरे पर पानी डाला गया तो माँ को होश आने पर वो हंसने लगी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जैसा जैसा जिन ने लिखा था ठीक वैसा वैसा हो रहा था। अब विशाल का पिता का भी बुरा हाल हो चुका था। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पिता ने अपनी पगड़ी सरपंच के पैरों में रख दी। विशाल यह सब देख रहा था जैसे उसे पता ही था कि फिल्म का अंजाम कहाँ तक होगा। और आखिर में सरपंच ने एक धूर्त पंडित के कहने पर यह निर्णय लिया कि इसकी शादी एक भैंस से करा देनी चाहिए, तभी गांव का दोष दूर होगा। सभी जोर जोर से हंसने लगे और चौथे दिन विशाल की शादी जो उस भैंस के साथ कर दी। उस शादी को देखने गांव का बच्चा बच्चा आया था और सभी का हंस हंस कर बुरा हाल था। सब लोग विशाल की खिल्ली उड़ा रहे थे। विशाल बस देख रहा था, ना वह किसी का विरोध कर रहा था और ना ही उसके मुंह से कुछ निकल रहा था। उसने बस देखता ही रहा। जो गांव वाले उसके साथ कर रहे थे, जैसे कह रहे थे, वह वैसा करता जा रहा था। आखिर पूरी कहानी तो उसे पता ही थी और क्या करता, जो होना था वो तो हो ही रहा था। ठीक उसी प्रकार हर इंसान के साथ जैसा भगवान ने लिख दिया है वैसा ही होता जा रहा है। हम तो बस देख ही रहे होते हैं। विशाल की तरह जब हम जिन रूपी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने आप से भगा देते हैं तो हमारे साथ भी हमारे शहर या गांव के लोग भी वही करते हैं। सब लोग नीचा दिखाते हैं और हम देखते हैं। इसलिए हमें कभी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। ये सब तो चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं रहता, संकट आ जाता है। विशाल के पिताजी दुख के सागर में डूब गए थे। और क्यों नहीं डूबते, आखिर उनके इकलौते बेटे की शादी किसी भैंस से कर दी गई, उसका क्या हाल होगा। आखिर जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो माँ बाप और विशाल उस भैंस को लेकर 5वें दिन गांव को छोड़ने का उन्होंने निर्णय कर लिया और लगभग 2 दिन चलने के बाद वे बहुत दूर निकल आए। उन्हें कोई पहचानने वाला भी वहां पर नहीं था। विशाल को जो रूखी सूखी मिलती उसी को मिल बांट कर वे चारों खा लेते। और एक झोपड़ी उन्होंने बना ली थी एक पहाड़ी पर। उस पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर विशाल का परिवार रहने लगा। विशाल पास के गांव में मजदूरी करके आता। लगभग 10 दिन अब उसे हो चुके थे। उस जो मजदूरी करता उसी से उनकी गुजर बसर हो रही थी। अब 10 दिन हो बीत चुके, अब वो सो रहे थे। विकास उठा तो देखा सामने अत्यंत सुंदर गोरी, बहुत ही गोरी सुंदर लंबी स्त्री, जिसके बाल भी उसके कमर तक को छू रहे थे और बहुत ही सुंदर थी। लाल साड़ी पहने हुए, हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहने, सोने का मंगलसूत्र पहने हुए विशाल के सामने खड़ी थी और उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। विशाल उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा, आप कौन हैं? विशाल ने घबरा कर पूछा तो वह औरत कहने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं। स्त्री बड़े सहज भाव से उत्तर दे रही थी। तब विशाल ने कहा, मेरी शादी तो एक भैंस से हुई है। विशाल ने लंबी सांस लेकर बोला, मैं। तब वह औरत कहने लगी, मैं वही स्त्री हूँ, वही भैंस जो थी, अब मैं स्त्री बन गई हूँ। तभी वहां उसका मित्र जिन उपस्थित हो जाता है और फिर विशाल को अपने जिन मित्र के पैरों में गिर पड़ता है और जिन उसे उठा लेता है। और फिर विशाल जो कि अब रो रहा था, तो कि तुम मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना मित्र। तो जिन कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ जब तक रहूंगा जब तक तुम मुझे रहने दोगे। विशाल अपने आंसू पोंछकर बोला। विशाल की झोपड़ी अब एक बंगले के रूप में ले चुकी थी। उसकी माँ ठीक हो चुकी थी, पिताजी भी अब खुश थे। आज विशाल ने अपने माता पिता से भी उस मित्र जिन की मुलाकात करवाई
और चारों रात भर जागकर जिन के साथ कहानियां सुन रहे थे। जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे पैदा करने वाले भी उसका लालन पालन करते हैं, उसके खाने पीने तक का ध्यान रखते हैं। फिर एक दिन वो ही बच्चा हमसे दूर रहने की कोशिश करता है और हम चाहते हैं हम स्वतंत्र हो जाएं, मर्जी आए तो वही करें, मर्जी से घूमे, कोई पाबंदी ना रहे। उसी प्रकार एक भैंस से रूपवती मोहिनी जिसका नाम था, वह बहुत सुंदर औरत जो विशाल की पत्नी बन गई थी, अब वह उसकी विशाल की पत्नी उस जिन से तंग आने लगी थी। वो चाहने लगी थी कि जिन विशाल से दूर चला जाए और वे दोनों पति पत्नी साथ में रहें। जिन विशाल को रात भर सोने नहीं देता था। मोहिनी ने विशाल से बात की और विशाल भी उसके प्रेम जाल में फंसकर जिन से बोला, अब तुम मुझसे आजाद होने का उपाय बताओ ताकि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। जिन विशाल के मन की बातें समझ गया और विशाल से इस प्रकार बोला, मुझे वो इत्र चाहिए जो राजा तेजाजी के खजाने में दफन था। विशाल ने कहा, क्या क्या बात करते हो, वो इत्र तुम्हें अब मैं कहाँ से ला कर दूंगा, इतने वर्ष बीत गए। बात नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। जिन ने कहा, विशाल तुम्हें यह करना होगा, तुम वो इत्र मुझे तुम ही ला कर दे सकते हो। विशाल कहने लगा, अरे जिन, तुम खुद जाकर ले आओ ना, तुम आजाद हो जाओगे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम आजाद हो मेरी तरफ से। फिर जिन हंसते हुए बोला, यह हुक्म तुम्हारा अब नहीं चलेगा, मुझे वो इत्र का सुराग नहीं मिल सकता, मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तुम ही उसे ला सकते हो। वो तेजाजी के महल में कहीं छुपा है जो अब खंडर हो चुका है। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा और वो इत्र तुम मुझे ढूंढ कर दे देना, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो तुमने तो वो इत्र तब क्यों नहीं लिया था, विशाल कहने लगा, जब तुम उस गुफा में उस अकेले इत्र की सुरक्षा कर रहे थे। वो इत्र तुम अपने मुझे हाथ में, जिन कहने लगा, वो इत्र तुम मुझे अपने हाथ में दोगे तभी मैं उसे ले सकता हूँ, मैं अपने आप उस इत्र को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तुमने आज तक किसी भी औरत जात को आंख उठाकर नहीं देखा, आज तक तुमने मदिरा का सेवन नहीं किया, तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो। यदि ये सभी खूबी तुम में है तो मुझे मुक्त कर सकती हैं ये खूबियां, इन्हीं का मुझ पर श्राप है। पर उस इत्र का तुम क्या करोगे, उसने जिन से पूछा। जिन ने कहा, उसकी खुशबू से मैं आजाद हो जाऊंगा। और फिर विशाल मान गया। अगली रात दोनों तैयार थे, पर मोहिनी ने उसे बहुत समझाया कि तुम मत जाओ, कोई और रास्ता खोज लो उससे आजाद होने के लिए, या फिर उसे रहने दो, मेरा मन कर रहा है कि तुम वहां जाओ ही मत। उस विशाल कहने लगा, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी जाऊंगा और उसे इत्र ढूंढकर जल्दी देकर उससे आजाद हो जाऊंगा। और विशाल जिन को मुक्त करना चाहता था कि कहीं ना कहीं जिन को भी वह आजाद कर दे तो वह मोहिनी के साथ अपनी सुखी जिंदगी बिताने लगे। जब मोहिनी बहुत रोने लगी तो विशाल ने उसे कहा, देखो मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, तुम मुझे कुछ भी हो जाए या मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊं तो तुम ये अंगूठी देख लेना, तुम्हें इसमें दिख जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और कहाँ हूं, तुम्हें मेरे पास ये अंगूठी ले आएगी। मैंने ये विद्या, ये तंत्र जिन से ही सीखा है, तुम उसे मत बताना। विशाल वो अंगूठी मोहिनी को देकर चला गया। अगली रात दोनों उस खंडर में पहुंच गए। रात में जिन की पीठ पर बैठकर विशाल लगभग 1 घंटे के सफर के बाद तेजाजी के महल रूपी खंडर में था। जैसे ही विशाल एक कमरे में पहुंचा, मकड़ी के बड़े बड़े जाले उसका स्वागत कर रहे थे। स्वागत क्या, चमगादड़ों से भी वह भरा हुआ था। एक बार तो विशाल घबरा गया, फिर वह साहस करके आगे बढ़ा। एक ही द्वार से निकले जैसे कोई काफी सारे चमगादड़ थे, जिसे लगा जैसे कोई साया उसके पास आया हो। और वह साया विशाल के पास आकर बोला, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, यह तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ लाया है, भागो यहाँ से विशाल। उस साये की कोई बात वह सुन पाता या कोई बात उससे कर पाता, तभी जिन वहां आ गया और वो आत्मा वहां से गायब हो गई। विशाल आश्चर्य में पड़ गया, आखिर माजरा क्या है, अब मैं क्या करूं, किसकी बात पर विश्वास करूं, इस इत्र को लूं या ना लूं। पर जिन के आगे विशाल की नहीं चली। खंडर पड़े कमरे के अंदर एक तहखाना था। जिन
ने विकास को बताया कि वे दोनों तहखाने में प्रवेश कर गए और सीढ़ियों से उतरकर एक संदूक के अंदर वो इत्र उसे मिल गया। विशाल ने जैसे ही उस इत्र को दिया, जिन ने वो इत्र खोलकर उसकी खुशबू ली और आजाद हो गया और वह हंसते हुए अलविदा कहकर विशाल से दूर चला गया। पर यह क्या, विशाल तो अब पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उस जिन को आजाद करने की सजा उसे मिल चुकी थी। क्या शायद इसलिए कि विशाल ने उसकी मदद की थी? यही तो एक उपाय था कि जिन को आजाद करने का। अब विशाल बहुत पछता रहा था। विशाल पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था। जिन उसके घर पहुंच चुका था। मोहिनी घर में विशाल का इंतजार कर रही थी। जिन मोहिनी के पास आकर बोला, तुम्हारा पति विशाल अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने मुझे आजाद होने का आदेश दिया है। तो मैं आजाद हो चुका हूँ और अपने लोक जा रहा हूँ। अब पूरे 2 दिन बाद ही मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा जैसे पहले था। तुम उसी रूप को प्राप्त हो जाओगी जो पहले रूप में तुम भैंस थी, इसलिए तुम भी भैंस बन जाओगी जिससे तुम पहली थी। विकास के माँ बाप भी उसी हालात में आ जाएंगे जैसे उनके पहले हालात थे। यह कहकर जिन वहां से चला गया। मोहिनी यह सुनकर जैसे शून्य सी रह गई। इससे पहले कि जिन के पैरों में गिरती, उससे मन्नतें करती, वहां से वह जो गायब हो चुका था। अब मोहिनी सोचने लगी कि वह क्या करे। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। क्या मैं उसी क्रूर भैंस का रूप ले लूंगी? कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मुझे कोई दुख नहीं। पर मैं विशाल के प्रेम को कैसे भूल पाऊंगी? मोहिनी की आंखों में आंसुएं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने दिल को समझाने से मना कर दिया। रह रहकर विशाल के प्रेम को याद कर रही थी मोहिनी। तभी विशाल के पिताजी की आवाज बाहर से आई कि बहू, क्या विशाल आ गया? मैंने उसे देखा नहीं है। तो वह बहू कहने लगी, मोहिनी, नहीं बाबूजी, अभी नहीं आए हैं। और आंसू पहुंचकर मोहिनी बोली, अगर विशाल से मिलने का वह निश्चय मन ही मन कर लेती है। जो भी हो, जिन पर भरोसा ना करके उसने विशाल से मिलने की सोची। अचानक विशाल की दी हुई अंगूठी उसे याद आ गई। उसने विशाल की दी हुई अंगूठी को देखा और उसे विशाल की पत्थर की मूर्ति में उसे नजर आया। उसने रोते हुए अंगूठी से कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। जब वो विशाल के पास पहुंची तो उसने देखा उसके पति के गले पत्थर की मूर्ति बना हुआ है और वह अपने पति के गले लगकर रोने लगी, क्योंकि वह उससे शादी की थी तो अब मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो वह कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों पत्थर में बदल गए हो? और वह इस तरह से विलाप करने लगी, क्यों मेरे जीवन में आए थे? मेरा सब रूप बदला आपकी वजह से। अब मैं कहाँ जाऊं? और विशाल बस खड़ा रहा। क्या कर सकता था? पत्थर का था। पत्थर की मूर्ति भी क्या कर सकती थी? बस देख रहा था मोहिनी को और महसूस कर रहा था उसके प्यार को। वो प्यार जो उसे कभी किसी ने नहीं दिया था। वो बेचारा, उसकी भी पत्थर की जो आंखें थी उनमें भी उसकी विलाप को देखकर उसके आंसू आ गए थे। मोहिनी का सिर जो है वह अपना सिर देखने लगी। थोड़ी देर में उसका जो 2 दिन बीत चुके थे और उसका जो स्वरूप था वह धीरे धीरे बदलने लगा। मोहिनी का हिस्सा भैंस के मुंह में बदल गया। अब अपने इस रूप को देखकर वह रोने लगी और विशाल की जो आंखें थी उनमें भी आंसू भरे हुए थे। जायदा उसे अपने पति का वो पुराना चेहरा दिखाने में अब उसके पति की बेइज्जती दिख रही थी। उसका ये सब रूप देखकर विशाल की जो उस पत्थर की मूर्ति के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी आंखों में भी और दिल में भी मोहिनी के लिए अपार प्रेम था। मोहिनी उसे देखकर उसके गले लग गई, उसे तसल्ली दे रही थी और अपने कोमल हाथों से उसके चेहरे को जैसे संवार रही थी। अब उसके हाथ भी काले पड़ने लगे, वे भैंस की टांगों में बदल गए। अब उसका सारा शरीर ही भैंस के रूप में बदल गया और फिर वो सर पटकने लगी और सर पटकते पटकते लहूलुहान हो चुकी थी। पर क्या होगा? हमारे थोड़े से सुखी जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया। इस थोड़े से सुख से तो मैं पहले ही सही थी। बहुत दुख तो होता है, अथाह दुख के बाद तनिक सुख मिल जाए और फिर सुख के बाद दुख मिलता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और यही अनुभव उसे हो रहा था। आज मोहिनी बड़ी बेताब थी, बड़ी लाचार थी, क्या करती। और फिर जैसे ही आखिरी चोट मोहिनी के सिर की लगी उस इत्र की शीशी पर, तो वो शीशी खुल गई और शीशी के खुलते ही विशाल ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे आजाद करो इस पत्थर की मूर्ति से और मेरी पत्नी को प्यारी सी सूरत फिर से लौटा दो। अब अचानक से एक हवा का झोंका उनके चारों ओर आया
और दोनों की आंखों के सामने अंधकार छा गया। जब वो शांत हुआ तो उस हवा ने विकास की वो इच्छा पूरी कर दी। जैसे ही दोनों ने आंखें खोली, विशाल को अपना स्वरूप मिल चुका था और मोहिनी भी अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गई थी। नए शरीर को पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वे अपने पुराने शरीर को पाकर हर किसी से अपनी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अलग अलग खुशियां होती हैं, दोनों एक दूसरे के गले मिले और दोनों ने घर जाने के लिए अंगूठी को आदेश दिया और जाते जाते वो इत्र की शीशी भी विकास ने ले ली। विशाल अपने साथ उस इत्र की शीशी को ले गया तो घर आकर उसने देखा पिताजी लकवे से ग्रसित थे, माँ रोए जा रही थी, उनकी एक छोटी सी झोपड़ी बाकी बची हुई थी। माँ विशाल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि कहीं से ये शक्तियां चली गई तो इससे तो अच्छा हम पहले ही खुश थे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरी बात, लेकिन तूने मानी नहीं विशाल। हम पहले ही सुख थे, हमें आदत तो थी, लेकिन सुख देखकर दुख देखना बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है। माँ रोते रोते बोली। देखो माँ, विशाल ने कहा, तुम्हारी बहू तो तुम्हारे पास है ही, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और विशाल ने उस इत्र की खुशबू से अपने पिता को सही किया। अब वो इत्र खत्म ही होने वाला था, पर अपने पिता को वह सही करना भी जरूरी था। विशाल ने देखा कि अब इस इत्र का इस्तेमाल 2 बार ही किया जा सकता है, इसे खत्म करना सही नहीं है, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। सभी ने रात में रूखा सूखा जो भी भोजन था बड़े प्रेम से खाया और जी भरकर सबने अपने पुराने दिनों की बातें की। फिर विशाल ने मोहिनी से भी जी भरकर बातें की। विशाल और मोहिनी सोने लगे। रात के करीब 1 बजे किसी के रोने की आवाज ने उनकी नींद खोल दी। ये कौन रो रहा है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? विशाल उठकर उस आवाज को सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी आवाज है। कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मोहिनी को उसने उठाना उचित नहीं समझा। विशाल बाहर निकलकर आवाज की दिशा में चला, पर दिशा विहीन ये आवाज आखिर उसके कानों में क्यों सुनाई दे रही थी? ये करुण स्वर उसके कानों को भेद रहा था। क्या ये आवाज मोहिनी को सुनाई दे रही है? बहुत कोशिश के बाद भी विशाल ने आवाज को पहचानने की बहुत कोशिश की। अपने कानों को बंद करके वह सो भी गया। सुबह हो चुकी थी, वो सुहानी सुबह, पर मन में वही करुण रुदन अब भी सुनाई दे रहा था। मन ही मन वह बहुत विचार करने लगा। मोहिनी से बात की, क्या तुमने रात में किसी के रोने की आवाज सुनी मोहिनी? तो मोहिनी ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई रोने की आवाज सुनाई नहीं दिया। क्या आपने किसी को आवाज सुनी है? तब वह कहने लगा, नहीं, कुछ नहीं। विशाल ने मोहिनी को परेशान न करते हुए बात को टाल दिया। विशाल कुछ काम करने के लिए पास के गांव में निकल गया। एक छोटी सी मजदूरी का काम उसको मिल गया और कुछ पैसा वह मजदूरी करके ले आया और उधर से ही कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लाया खाना पकाने के लिए। मोहिनी का वक्त भी गुजर गया। सारा दिन तीनों बातें करने लगे। शाम को विशाल घर आया। मोहिनी ने खाना बनाया, पर विशाल के कानों में अब भी वह रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रात हुई, दोनों सोने लगे, लेकिन रात के करीब 1 बजे वो रोने की आवाज फिर से विशाल को तेज तेज सुनाई दे रही थी। विशाल ऐसे उठा जैसे किसी ने उसके गालों पे तमाचा लगा दिया हो। यह आवाज आखिर कहाँ से हो रही है और ये मुझे क्यों सुनाई दे रही है? अब मैं क्या करूं? इत्र का सहारा लूं, पर इत्र तो इतनी सी बात के लिए ठीक नहीं है। और विशाल ने अपनी अंगूठी को आदेश दिया कि मुझे ये आवाज कहाँ से आ रही है ये बताओ। और अंगूठी ने एक विचित्र सी जगह दिखाई। यह जगह कुछ अजीब सी थी। कुछ पुराने सूखे हुए पेड़ उस जगह दिख रहे थे। पेड़ों पर सूखी हुई बेलें लटक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शक्तियों को बढ़ाया जाए और विशाल रात में ही मनमोहिनी का चेहरा देखने का आदेश दिया कि उसे पर कुछ भी उसको नहीं दिख रहा था। एक काला सा चेहरा दिखाई दे रहा था जो विशाल की पहचानने में नहीं आ रहा था। अकेला छोड़कर वह मोहिनी को जहाँ उसका मित्र जिन उसे ले जाया करता था, वह उसकी बताई हुई कुछ क्रियाएं और कुछ तंत्र मंत्र जो विशाल ने उस जिन से सीख लिए थे उसने किए। रोज रात विशाल मोहिनी को छोड़कर जाने लगा। मोहिनी भी उससे नाराज होने लगी। ये तुम हर रोज रात को कहाँ चले जाते हो? पहले तो जिन था, अब तो चैन से मेरे साथ रहो। फिर क्यों उस जिन से मुक्ति पाई जो रातों को अब भी भटकना ही था?
पर विशाल उसे तसल्ली देकर जाने लगा और पूरे 5 दिन बाद आखिर उसने कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त कर ली जो अंगूठी की शक्तियों का बढ़ा दे रही थी। आज विशाल ने सोच ही लिया, इतनी मेहनत का कुछ तो परिणाम निकलना चाहिए। रात होते होते विशाल कुछ अनमना सा होने लगा और मोहिनी ने आखिर उससे पूछा, मैं अब तुम्हारी संगनी हूँ, मुझे आपको हर बात बतानी चाहिए। आखिर क्या माजरा है, आप मुझे बताइए, पूरी बात मुझे अभी जाननी है। और फिर मोहिनी को विशाल ने सब कुछ बताया कि कैसे उसे किसी के रोने की आवाज आती है पर तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं देती और उसी को जानने के लिए वो पूरे 5 दिन से भटक रहा है, पर आज वो इसका पता लगा कर ही रहेगा। फिर रात को दोनों जो सोने लगे पर विशाल उसका रुदन फिर उसे पता लगाने का इंतजार कर रहा था कि ये रोने की आवाज कहाँ से आती है। अब तो उसके पास शक्ति भी थी, उसने कुछ शक्तियां हासिल कर ली थी, अब उसे पता करना था कि ये रोने की आवाज आखिर क्या है। मोहिनी विशाल से बोली, अगर मैं सो जाऊं तो आप मुझे जरूर जगा देना, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर कौन है जो इस प्रकार रोता है। अंगूठी धीरे धीरे उसका चेहरा साफ करने लगी और उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। ये तो जिन्न था, क्या जिन्न क्यों रो रहा था? विशाल रात 1 बजे तक जागता रहा और शुरू शुरू में वह करुण रुदन। विशाल ने जल्दी से मोहिनी को उठाया और दोनों उठकर उस अंगूठी को आदेश देकर उसमें देखने लगे कि यह कौन है। जब देखा तो विशाल का जो रो रहा था वह आखिर रो ही रहा था। उसका चेहरा देखकर दोनों रोने लगे। अरे ये रो क्यों रहा है, इसका कारण भी तो जानना चाहिए। फिर जब उसका चेहरा उसके बाद अंगूठी में कुछ दिखाई नहीं दिया, दोनों सारी रात बैठे रहे, यही सोचते रहे जिन का रोने का आखिर कारण क्या है, क्या हो सकता है। अगर जिन को किसी तरकीब से बुला ले और उसे पूछा जाए तो भी गड़बड़ हो सकती है, किस प्रकार से उससे पीछा छुड़ाया है। फिर वही अगर पीछे पड़ गया तो अब क्या होगा। बड़ी ही दोनों दुविधा में थे। दोनों पति पत्नी बैठे योजनाएं बना रहे थे, लेकिन अजीब स्थिति पैदा हो गई थी दोनों के लिए। जैसे कि तैसे दोनों ने रात गुजारी और सुबह विशाल कोई तांत्रिक को किसी पीर के यहाँ से गया और सोचने लगा और उसे जानने का प्रयत्न करने लगा। फिर कुछ प्रयत्न के बाद उसे एक पीर पता चला तो जो बता सकता था कि आखिर जिन क्यों रो रहा है। विशाल को लगभग पूरा दिन ही हो गया उस पीर बाबा तक पहुंचने में। आखिर बस में 4 घंटे सफर के बाद वो वहां पहुंचा। उसने ठिकाने पर पीर बाबा से कुछ देर बात की और उन्हें सब बताया कि माजरा क्या है। बाबा ने अपने आश्रम पर रुकने की सलाह दी। आज रात को वो देखेंगे क्या उसे भी वो सुनाई देता है या नहीं। पीर बाबा को रात को वह आवाज सुनाई देगी। रात होते होते विशाल को वह जिन्न का रोना सुनाई दिया और पीर बाबा उसे सुनने का प्रयास करने लगे और सुनने का प्रयास किया कि उनके कानों में कई गुना तेज आवाज, इतनी तेज तरंगे कि उनके कानों के पर्दे फट गए। दोनों कानों से उनके खून टपकने लगा। वो चिल्लाने लगे, रोको विशाली से, और विशाल के पैरों में बाबा गिर गया। मुझे बचाओ विशाल। उनकी दशा देखकर विशाल बहुत दुखी हो गया। कुछ देर बाद वो रुदन भी बंद हो गया। बाबा को सुनाई देना बंद हो गया था। उसके दोनों कान के पर्दे फट चुके थे। बाबा ने उसे हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो, ये कोई ऐसा वैसा जिन नहीं है, ये बहुत ही सच्चा और पुराना जिन है। इसे बस में करना तो क्या, इसे तो देखने वाला भी पागल हो जाएगा, यह कुछ भी कर सकता है। और विशाल उनसे क्षमा याचना करके उनके घर रवाना उनको कर दिया। जिस काम के लिए वह आए थे वह काम तो हुआ ही नहीं। बेचारे पीर बाबा के कान और चले गए। इस काम में शायद यही वह सोच रहा था। विशाल अब क्या करे। विशाल बहुत परेशान रहने लगा। घर आकर उसने खाना अच्छे से नहीं खाया, ना वह सोता था ना ही खा पाता था। धीरे धीरे विशाल की हालत खराब होने लगी। उसका शरीर सूखने लगा। मोहिनी से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन में निश्चय किया कि दोनों रात भर में जाग ही रहे थे, तो मोहिनी ने विशाल से बिना पूछे इत्र की शीशी का इस्तेमाल कर लिया और जिन को बुला लिया। उसने सोच लिया था कि अगर इत्र का इस्तेमाल 2 बार किया जा सकता है तो एक बार उसे बुलाने और एक बार वापस भेजने के लिए भी किया जाएगा। जैसे ही इत्र की शीशी से निकालकर इत्र को आदेश दिया गया, चारों तरफ उसकी खुशबू महक उठी।
खुशबू जिसे सूंघकर अच्छे अच्छे भूत और जिन अपने होश खो देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में जिन उनके सामने उपस्थित हो गया था। क्यों बुलाया मुझे? और विशाल रोते हुए बोला, तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा गया इसलिए। और फिर जिन विशाल के गले से चिपक गया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है मित्र। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई पुराने दोस्त मिलते हैं। जिन ने सबसे पहले विशाल को स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाया। फिर क्या था, मोहिनी, विशाल और जिन तीनों ने मिलकर खाना खाया। तीनों ने मिलकर बातें की। सारी रात गुजर गई पर कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा था और ना ही कह रहा था। सुबह जिन ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना दिया। घर क्या था, जैसे महल था। पहाड़ी पर वह घर बना था। घर जिसे जो देखे देखता ही रहे। जिन सुबह विकास और पूरे परिवार को उसमें ले गया, ये कहकर कि मेरा मित्र उस झोपड़ी में क्यों रहेगा। जिस चीज की जरूरत होती है उससे पहले वो आ जाती। सभी लोगों को पता चल चुका था कि विशाल की मदद कोई जिन कर रहा है। समय निकलता गया और मोहिनी गर्भवती हो गई। जिन काफी खुश था पर मोहिनी को एक बात सता रही थी, क्या उनकी होने वाली संतान जिन को देखेगी? एक जिन उनके पास रहेगा? क्या ये सही होगा? और विशाल से उसकी बात वह करने लगी। आज विशाल के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई, क्या उनकी संतान जिन के आसपास रहेगी? और फिर आज विशाल ने यह बात छेड़ दी, क्या पता तो चले कि हम पर जिन, जब हम जिन से आजाद हो गए थे तो जिन क्यों रोता था? फिर क्या था? विशाल ने जिन से पूछा, जिन हमें बताओ क्या कारण है तुम्हारे रोने का? जिन ने पहले बहुत मना किया। आखिर जब विशाल ने उसे हुक्म दिया तो जिन मान गया और बताने लगा। उसने कहा, विशाल जी, राजा तेजा जी, आप राजा तेजा जी हैं और मोहिनी आपकी धर्म पत्नी रानी जयंती है। विशाल के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और मोहिनी तो जैसे सुन्न सी खड़ी रह गई। तेजा जी ने, जिन ने कहा कि तेजा जी ने मुझे अपना मित्र कहा था और उसी मित्रता के लिए मैं यहाँ आया था। मैंने तुम्हें राजा जी की कहानी इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को उसके राजा रानी के बारे में सब पता चल जाए। तुम्हारी कोई भी मदद मैं नहीं कर सका इसलिए मैं रोता था और मुझे राजा जी के आत्मीय लगाव हो गया था, इसलिए उस वादे के लिए मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। तुम मुझे जाने के बाद जरूर बुला लोगे, इसलिए मैं थोड़ा इत्र अपने साथ ले गया था ताकि मैं भी वहां से आ सकूं अपने लोक से। विशाल कहने लगा, पर तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिन कहने लगा, पहले बता देता तो फिर तुम्हारी मुझसे मिलने और मेरी तुमसे मिलकर बताने की इच्छा प्रबल कैसे होती। और मैंने राजा जी से वादा किया था कि मैं उनकी हर जन्म में मदद करने को अवश्य तैयार रहूंगा। तो मुझे तुम्हारी मदद करनी थी और पूर्ण रूप से करनी थी। इसलिए विशाल को सुनकर काफी खुशी हुई। समय निकलता गया, धीरे धीरे समय बीत रहा था और मोहिनी को एक सुंदर सा बेटा जो उसने जन्म दिया, उसका नाम वीर रखा गया। जिन के मन में यह बात बैठ गई कि दोनों, विशाल और मोहिनी, दोनों बच्चे की सुरक्षा के लिए शायद मुझसे उनके बैठने के साथ खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की सुरक्षा मुझसे कहीं खतरा है, इसलिए वे दोनों सही खुश नहीं रहते। वे अपने बच्चे के साथ मुझे देखना पसंद नहीं करते और वीर दोनों का मिलना शायद माँ बाप को सही नहीं लगता था, क्योंकि वीर भी जिन के साथ ज्यादा घुल मिल गया था और वह मोहिनी और विशाल को अच्छा नहीं लगता था। फिर जिन ने विशाल के पुत्र वीर के सिर पर हाथ फेरा और अपने आशीर्वाद के साथ साथ कुछ जादुई शक्तियां उसे प्रदान की। विशाल को बुलाकर जिन ने कहा, अब मैं एक बोतल में जा रहा हूं क्योंकि मैं अपने लोक नहीं जा सकता, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता, वहां भी मैं अकेला ही हूं, तो इससे अच्छा मैं तुम्हारी कभी मदद ही कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं वहां चला गया तो तुम अगले जन्म में मुझे कभी नहीं बुला पाओगे। इस जन्म में तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हारी इतनी मदद कर दी है। अगले जन्म में अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस बोतल से भी बाहर आ जाऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरी इस जन्म में तो कोई जरूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मैं अपना भविष्य भी देख सकता हूँ और इस जन्म में अब तुम्हें जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उसकी मदद की, और जरूरत होगी तो मैं तुम्हें आकर जरूर मिलूंगा। और इस प्रकार जिन ने उनकी खुशी के लिए दोनों को अलविदा कहा। और जो विशाल था
वह धीरे धीरे बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया। उसका नाम चारों ओर फैल गया। जिनकी कृपा से वह बहुत बड़ा उद्योगपति बना। दोस्तों, एक जिन ने अपनी दोस्ती का फर्ज कैसे निभाया? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।